द टाइम्स में खुशामदीद। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमला की पूरी सच्चाई अब सामने आने लगी है। हमलावर कौन थे उसकी डिटेल्स आ रही है और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पुलिस तफ्तीश कर रही है, वहाँ की एजेंसी डिटेल्स बता रही है, उससे पूरा सच बेनकाब हो गया है कि किस तरह एक मर्तबा फिर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए 9/11 की तरह एक मर्तबा फिर मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश करने के लिए साजिश रची गई थी। कौन लोग इस साजिश के पीछे थे और किस तरह इस एजेंडा को बढ़ावा दिया गया, अब पूरा सच सामने आ रहा है। भले ही मीडिया ये बता रही हो कि हमलावर मुसलमान हैं, हमलावर वहाँ पर जाकर नारे लगा रहा था, हमलावर इस्लामी दहशतगर्द थे, और गोदी मीडिया की तरह जो लिबरल मीडिया है, जो लिबरल जर्नलिस्ट है, वो भी चीख चीख कर ट्विटर पर, यूट्यूब पर और सभी जगह कह रहे हैं कि ये इस्लामी दहशतगर्दी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की तफ्तीश में या इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट में जो सच सामने आया है वो आंखें खोलने वाला है, और इसलिए मैं ये तफसीली वीडियो बना रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि नीचे पब्लिक फेस को मैंने कोलैब किया है, ये भी मिलर टाइम्स का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और गुजारिश ये है कि मिलर टाइम्स की अंग्रेज़ी की वेबसाइट शुरू हो चुकी है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाये कर रहे हैं। उसकी पूरी टीम है और उसको चलाने के लिए हमें फ़ंड की, पैसे की ज़रूरत है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है मिलर टाइम्स की वेबसाइट का, उस पर क्लिक कीजिए और मिलर टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 99 या 299 की। और आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सच्चाई क्या है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही मशहूर मीडिया हाउस से ABC न्यूज़, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दोनों हमलावर, जिसमें से एक का नाम है साजिद अकरम और दूसरे का नाम है नवेद अकरम, ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप की उम्र 50 साल थी और बेटा 24 साल का है। ये दोनों ISIS से जुड़े हुए थे, यानी दाइश के ये दोनों मेंबर थे, और दाइश के कहने पर इन दोनों ने यहाँ यहूदियों को निशाना बनाया, इस हमला को अंजाम दिया। और दाइश से जैसे ही कनेक्शन जुड़ जाता है, फिर सच्चाई सामने आ जाती है कि इसके पीछे कौन है, एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, और इसको ज़रा तफसील से समझना होगा। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़े के बाद, यानी जब हमास ने, फ़लस्तीनियों ने इज़राइल पर हमला किया, तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की शुरुआत की, और उसके अगले दिन जब इज़राइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया, जंग डिक्लेयर कर दिया, और 2 सालों तक इज़राइल गज़ा पट्टी में बेगुनाहों को मारता रहा, जेनोसाइड करता रहा। 2 सालों की लड़ाई में इज़राइल ने 70,000 से ज़्यादा बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, पूरे गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। तो दुनिया भर में, यूरोप में और वेस्ट के ममालिक में जहाँ इसराइल को समर्थन मिलता था, जहाँ से इसराइल को, यहूदियों को सपोर्ट मिलता था, वो सभी के सभी इसराइल के ख़िलाफ़ हो गए। इसराइल का समर्थन करने वाले, यहूदियों की हिमायत करने वाले उनके ख़िलाफ़ हो गए। वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में आकर प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने बड़ा बड़ा काफ़िला निकाला, कारवा निकाला, गज़ा पट्टी तक पहुँचने की कोशिश की, नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। इसराइल पूरी दुनिया में तन्हा हो गया। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, उसके डिफेंस मिनिस्टर को और दूसरे कई अहम जिम्मेदारों को, आर्मी चीफ को क्रिमिनल करार दे दिया, वार क्राइम की कैटेगरी में शामिल कर दिया और गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इसराइल दुनिया भर में तन्हा हो गया। उसके बाद अचानक इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जहां यहूदियों पर एक त्यौहार के दौरान हमला हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने तफसील बताई है इस हमले की। 14 दिसंबर की शाम, इतवार का दिन, और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से नज़दीक एक बीच है, एक साहिल है जिसको बोंडी बीच कहा जाता है। वहाँ पर यहूदियों का एक त्यौहार चल रहा था, जिस त्यौहार को हनुखा कहा जाता है। सूरज गुरूब हो रहा था, शाम के 6 बज रहे थे ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक। उसी वक्त 2 गनमैन आते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। पहले 10 की हलाकत की खबर सामने आती है, फिर 14 की, और अब 16 की हलाकत की खबरें सामने आ रही है। 40 अफराद उसमें शदीद ज़ख्मी हैं, और ये तमाम लोग यहूदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उस दौरान एक मुसलमान की भी वीडियो वायरल हुई। अहमद नाम का एक नौजवान, जिसकी फल की दुकान है, वो रास्ते से गुज़र रहा था। वो देखता है 2 हमलावर हैं, 2 दहशतगर्द हैं, और वो फायरिंग कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं। तो वो फ़ौरन कारों के बीच से छुपते हुए आता है और एक हमलावर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
6-7 सेकंड तक उसके साथ जद्दोजहद करता है, फिर वो उसकी बंदूक छीनने में कामयाब हो जाता है। अहमद को तजर्बा नहीं था कभी बंदूक चलाने का, किसी से बंदूक छीनने का या दिफा करने का। इसके बावजूद अहमद ने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और उस हमला आवर से, उस दहशतगर्द से बंदूक को छीनने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जैसे ही अहमद ने बंदूक को छीन लिया, वो हमलावर बेबस हो गया। इसी दौरान दूसरा हमलावर, दूसरा दहशतगर्द देखता है कि उसका एक साथी बग़ैर बंदूक के है, उसकी बंदूक को किसी और ने छीन लिया। तो फिर दूसरी साइड से अहमद पर फायरिंग की जाती है, गोली चलाई जाती है और एक गोली अहमद के कंधे पर लगती है, एक पाँव में लगती है। अहमद शदीद ज़ख्मी हो जाता है। इस वक्त वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। एक अलग मामला है, लेकिन इस वाक़या को मीडिया में अहमियत नहीं मिल रही है, ना इंडियन मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में। अब ये जो पूरा मामला है, नवेद अकरम और साजिद का, ये दोनों कौन हैं, किसके कहने पर इन्होंने इस हमला को अंजाम दिया, साजिश क्या है, उसको ज़रा और तफसील से समझे। ये मेरी सैलरी है और ये हलाल शेयर मार्केट से कमाए हुए पैसे। 6 महीना पहले मैंने एक अकलमंदी की दिनार इन्वेस्टमेंट एकेडमी से शेयर मार्केट सीख लिया। एकेडमी वाले ट्रेनिंग भी देते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज के नाम भी देते हैं। मैं शेयर मार्केट से अच्छी साइड इनकम कमा लेता हूँ। अगर आप भी साइड इनकम कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिखकर भेज दीजिए। साजिद और नवेद की अब पूरी डिटेल सामने आ गई है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के मुताबिक ये दोनों पाकिस्तानी हैं, यानी साजिद तो ओरिजिनली पाकिस्तानी है, लेकिन नवेद की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ये वहीं का शहरी था। साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था, फिर 2001 में उसको पार्टनर वीज़ा मिल गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ही एक लेडी से उसकी शादी हो जाती है। नवेद की वहीं विलादत होती है और नवेद की उम्र 24 साल है। साजिद की फायरिंग में मौत हो चुकी है और नवेद अभी ज़िंदा है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अगर नवेद बच जाता है तो उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलेगा और अगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो फिर दहशतगर्दी का मुकदमा उस पर नहीं चल पाएगा। लेकिन जो अहम तरीन इंकशाफ हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज़ ने जो रिपोर्ट शाया की है, उसमें बताया गया कि नवेद का ताल्लुक़ ISIS से था, दाइश से था। और ऑस्ट्रेलिया में एक नौजवान है इसहाक अल मतरी, वो अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में दाइश का सरबराह घोषित कर चुका था। उसने इसका ऐलान किया था। उसको ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने गिरफ़्तार भी किया, 7 साल तक उसको जेल में बंद किया गया, उसको सज़ा दी गई। अब नवेद का उसके साथ ताल्लुक़ रहा है और वहाँ की एजेंसी के मुताबिक 2019 में भी नवेद को ISI की सरगर्मियों में मुलविस देखा गया था। ISI का जो ग्रुप है उसके साथ नवेद को पकड़ा गया था 2019 में और इस वाक़या को 6 साल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी को भी इस बात का अंदाज़ा था कि नवेद ISI से मिला हुआ है, इनकी गाड़ियों पर भी दाइश का झंडा लगा हुआ था। इसलिए ABC न्यूज़ ने और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि साजिद और नवेद ये दोनों ISI से मिले हुए थे, दाइश के दहशतगर्द थे और इसलिए इन दोनों ने यहाँ पर यहूदियों को निशाना बनाया। अब ये दाइश कौन है, इसको ज़रा समझे। दाइश का वजूद अमल में आता है साल 2013 में। इराक़ और शाम में दाइश नाम की एक तंजीम उभरती है और ये इराक़ की मुंतखब हुकूमत पर हमला शुरू कर देती है। सीरिया की हुकूमत पर दाइश की फ़ौज हमले शुरू कर देती है, दाइश की मिलिशिया बेगुनाहों को मारती है। साल 2013 से 2025 आ चुका है और दाइश ने इस दौरान जितना काम किया है, जितना हमला किया है, इसके हर हमले से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है, इस्लाम के मानने वालों को नुकसान पहुंचा है, मुस्लिम ममालिक की शबी ख़राब हुई है। अबू बकर बगदादी नाम का एक शख्स अपने आप को दाइश का सरबराह बताता है और 2013 से अब तक दाइश के तमाम कारनामों पर आप नज़र डालिए। इराक़ और सीरिया दोनों जगह दाइश नाम की ये तंजीम पैदा हो जाती है। दाइश का अंग्रेज़ी में मतलब होता है ISIS, यानी इसका पूरा नाम है दौलतुल इस्लामिया फ़िल इराक़ व शाम, इसी को अरबी में दाइश कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इस्लामिक स्टेट इन इराक़ इन सीरिया यानी ISIS, ये दाइश है। अब दुनिया भर के मुसलमानों को शायद ये लगने लगा कि ISIS का जो सरबराह है वो सच में मुसलमान है, ये जो संगठन है ये सच में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहती है, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए या इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने के लिए ये कोई सिस्टम बहाल करना चाहती है। लेकिन कुछ ही दिनों में दाइश एक्सपोज हो गई, दाइश का सरबराह एक्सपोज हो गया क्योंकि इसने
मुसलमानों को ही मारने का काम किया, मस्जिदों को इसने जलाने का काम किया, मस्जिदों को बम धमाका से उड़ा दिया, इसने मुसलमान औरतों के साथ रेप किया। और जिस तरह अबू बकर अल बगदादी और दाइश ने अपना नज़रिया पेश किया, मौक़िफ़ दोहराया, उससे सभी को कन्फर्म हो गया कि तमाम लोग मुसलमानों की शक्ल में मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के भेस में ये मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक बड़े ग्रुप के ज़रिए, एक बड़ी ताकत के ज़रिए मुसलमानों को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए, इस्लामोफोबिया को फैलाने के लिए, इस्लाम की इमेज को ख़राब करने के लिए इसको भेजा गया है। और ये बात धीरे धीरे सच साबित होने लगी। जब कई मरतबा दाइश से हथियार बरामद हुआ या इराक़ या सीरिया की फ़ौज ने दाइश के इलाक़ों का कंट्रोल हासिल कर लिया और वहाँ से जो हथियार मिला, तो दाइश के इस्तेमाल में जो हथियार था, जो असलहा था, जो बंदूक था, उस पर जो लेबल लगा हुआ था वो इज़राइल का था, मेड इन इज़राइल लिखा हुआ था। कुछ ऐसे हथियार पकड़े गए दाइश के पास से जिन हथियारों को इज़राइल की आर्मी इस्तेमाल करती है। दाइश ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करती है जो गाड़ियां इज़राइली आर्मी इस्तेमाल करती है। दाइश की मलेशिया ऐसे बंदूक रखती है जो बंदूक IDF और इज़राइल की आर्मी इस्तेमाल करती है। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी तब एक तरह से पूरी दुनिया ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि दाइश क्रिएटेड बाय इज़राइल है, इसका एजेंडा है इराक़ को कमज़ोर करना, सीरिया को कमज़ोर करना और दुनिया भर के मुसलमानों को बदनाम करना। और इज़राइल ने कभी ऑफिशियली इसको डिसएग्री भी नहीं किया, इज़राइल ने कभी इस खबर से पल्ला भी नहीं झाड़ा कि उसका दाइश से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। पिछले 12-13 सालों में दाइश की जो एक्टिविटी रही है, दाइश की जो हरकतें रही है, उससे हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और इज़राइल को ही फ़ायदा पहुंचा है। उसके बाद दाइश का वजूद कई और देशों में हो जाता है। जैसे अफ़गानिस्तान में दाइश ने अपनी एक्टिविटी दिखाई और जब तक अफ़गानिस्तान में अमेरिका की आर्मी थी, दाइश ने कोई हमला नहीं किया। जैसे ही अमेरिका की आर्मी चली जाती है, तालिबान का फुल कंट्रोल वहाँ शुरू हो जाता है, दाइश की मलेशिया ने तालिबान पर हमला करना शुरू कर दिया, बेगुनाहों को मारना शुरू कर दिया और दाइश ने यह कहना शुरू किया कि तालिबान के जो लोग हैं, इनकी जो हुकूमत है, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, ये इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के साथ मुलाकात की है, अमेरिका के साथ इनकी डील हुई है, इसलिए ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं, ये खिलाफत के निज़ाम को कायम करने के अहल नहीं हैं और यही हमारे दुश्मन हैं। इंडिया में भी कई लोग दाइश के नाम पर गिरफ़्तार किए गए, कहा गया ये दाइश है और बेगुनाहों की गिरफ़्तारी हुई। उसके अलावा और भी कई मुल्कों में दाइश का ग्रुप सरगर्म है। लेकिन दाइश का जो नज़रिया है, दाइश का जो काम है, इससे दुनिया के मोतबर उलमा ने, मुसलमानों ने कभी भी इत्तेफाक नहीं किया और तमाम मुसलमानों का एक तरह से मुत्तफ़िक़ा नज़रिया है कि दाइश मुसलमानों की दुश्मन है, दहशतगर्द तंजीम है और जो कोई भी दाइश की एक्टिविटी को अंजाम देता है उसको यकीनन जेल में जाना चाहिए। दाइश के लिए, दाइश की सरगर्मियों के लिए इस्लाम में, मुसलमानों में कोई जगह नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, इसमें नवेद अकरम का ताल्लुक़ दाइश के ग्रुप से था। इसहाक अल मतरी जो दाइश का वहाँ सरगना था, उसको 7 साल के लिए सज़ा हो चुकी है, उसके साथ इसके ताल्लुकात पाए गए। और फिर नवेद अकरम आता है और बंडी बीच पर हमला कर देता है, 15 यहूदियों की जान चली जाती है। इस पूरे वाक़े से फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, वो ज़रा सा आप समझ लीजिए। इस वक्त इज़राइल तन्हा था, यहूदी कम्युनिटी तन्हा हो चुकी थी, इज़राइल की इमेज बन चुकी थी एक जालिम कौम की, एक दहशतगर्द स्टेट की, क्योंकि इज़राइल ने गज़ा पट्टी में जेनोसाइड किया, लबनान को तबाह बर्बाद किया, उसने ईरान तक पर हमला करके वहाँ जंग मुसल्लत की और वहाँ उसने कई हज़ार बेगुनाहों को मारने का काम किया। सीरिया पर इज़राइल अपने कब्ज़े को बढ़ाता जा रहा है, वहाँ इंटरफेयर करता जा रहा है। तो इज़राइल की एक इमेज दहशतगर्द स्टेट की बन गई। यहूदियों के ताल्लुक़ से जो हमदर्दी थी दुनिया भर में, वो हमदर्दी नफ़रत में तब्दील होने लगी और इसी दौरान अचानक ये हमला हो जाता है जिसमें 15 यहूदी मारे जाते हैं और ख़ास तौर पर इसको यहूदी मुखालिफ हमला बताया जा रहा है। तो मुसलमानों सब नफ़रत बढ़ने लगी, इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाने लगा। इंडिया की मीडिया ज़ोर ज़ोर से इसको इस्लामी दहशतगर्दी करार दे रही है और यहूदियों के ताल्लुक़ से अब दोबारा लोगों की सिंपैथी बढ़ने लगी है, उनकी मोहब्बतें बढ़ने लगी है, नफ़रत ख़त्म होने लगी है, इज़राइल के ताल्लुक़ से नफ़रत ख़त्म होने लगी है।
तो इस पूरे वाक़े में फ़ायदा इज़राइल को हो रहा है, यहूदी कम्युनिटी को हो रहा है, और नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। मुसलमानों की इमेज ख़राब हो रही है। इंडिया में हर जगह मुसलमानों को अब मशकूक नज़रों से देखा जाने लगा है। और ऐसा वाक़या, ऐसा हमला जिसमें एक कम्युनिटी का फ़ायदा, दूसरे का नुकसान, जिसका नुकसान हो रहा था, जो अकेला पड़ गया था, उसका फ़ायदा हो, तो समझिए कि ऐसे हमले कराए जाते हैं, होते नहीं हैं। ऐसे हमलों के पीछे बड़ी साजिश होती है। और कई मरतबा कहा जाता है कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सियासत भी बड़ी गहरी होती है और बड़े बड़े वाक़यात को अंजाम दिया जाता है ताकि दुनिया के नज़रिया को बदला जाए, दुनिया का जो मौक़िफ़ है उसको तब्दील किया जाए। जिस तरह 9/11 के हमले पर सवाल उठाया जाता है कि हमला हुआ नहीं था, कराया गया था, एजेंडा था, एक मकसद था, और फिर ऑस्ट्रेलिया का यह हमला भी उसी तरह की तारीख़ को दोहरा रहा है। दाइश क्रिएटेड बाय इज़राइल है, इस पर तो तकरीबन बड़े बड़े दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल का इत्तेफाक है। और दाइश से ताल्लुक़ रखने वालों ने ऑस्ट्रेलिया में इस हमला को अंजाम दिया। यह हमला दहशतगर्दाना हमला है, आतंकी हमला है, लेकिन इस हमले को इस्लामी हमला कहना या इस्लामिक टेररिस्ट कहना, ये सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। दहशतगर्दी दहशतगर्दी है, आतंकवाद आतंकवाद है। उसका कोई रिलीजन नहीं हो सकता, उसका कोई धर्म और मज़हब नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसको धर्म और मज़हब से जोड़ा जाता है और दूसरे मज़हब के लोग, दूसरी कम्युनिटी के लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो समझिए इसके पीछे सियासत है, बैकग्राउंड में मामला कुछ और चल रहा है। और अगले दिनों में पूरी तफ्तीश और तफसील भी सामने आ जाएगी, क्योंकि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए यूरोप में इस तरह के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने अपनी एक वीडियो में तफसील से बताया था कि इंग्लैंड का एक अदारा है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन इन लाइफ, उसने 2700 लोगों का सर्वे किया, रिसर्च किया, जानने की कोशिश की कि उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया है। तो उसमें 20% लोगों का कहना है कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है ये आतंकी होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। और जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा है। कुरान मजीद के ख़िलाफ़ झूठा नैरेटिव चलाया जाता है कि वहाँ दहशतगर्दी की बात की गई है, जबकि वहाँ इंसानियत की बात की गई है, ह्यूमन राइट्स को सबसे ज़्यादा वहाँ अहमियत दी गई है। तो 20% लोगों ने इसलिए दुनिया में इस्लाम को कबूल किया कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाले झूठे प्रोपेगेंडा से शदीद नाराज़ थे। उन्होंने सच्चाई जानने के बाद ये माना कि मुसलमानों को, इस्लाम को दुनिया भर में बदनाम किया जाता है। उस रिपोर्ट में मैंने कई सारे वाक़यात का तज़किरा किया था कि कहाँ किस तरह इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और क्रोएशिया एक मुल्क है यूरोप का, जहाँ की एक लेडी एक फ़ादर के कहने पर अपने पेट पर छुरा मार लेती है, अपने पेट को काट लेती है, और वो पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करती है कि एक मुसलमान ने उस पर हमला किया, उसका पेट काट दिया। वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि क्रोएशिया की उस खातून ने एक दुकान से जाकर छुरी ख़रीदा, उसने ख़ुद अपने पेट पर चाकू लगाया और पुलिस स्टेशन में जाकर उसने इस तरह का झूठा ड्रामा किया। उसका एजेंडा था मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करना, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत को बढ़ावा देना। ऐसे वाक़यात की लंबी फहरिस्त है। और ये जो वाक़या पेश आया है अभी ऑस्ट्रेलिया के बोंडी साहिल पर, इस वाक़े की पूरी तफ्तीश अभी बाकी है, लेकिन जब ABC न्यूज़ ने कन्फर्म कर दिया कि ये दोनों दाइश से जुड़े हुए थे तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आगे मज़ीद तफसील सामने आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके मिला टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके अलावा पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।